और मन भरने का जुगाड़ बाई एजुकेशन हो जाए तो ही सभी के लिए उपलब्ध होगा। नहीं तो साधनाएं भी व्यक्तिवादी हैं और भोग भी व्यक्तिवादी है। भोग के लिए भी परिवार ठीक नहीं है, साधना के लिए भी परिवार अनुकूल नहीं है। दोनों ही जगह परिवार नहीं बसा है और परिवार के लोगों ने दोनों की ही परेशानियां झेली। छत्तीसगढ़ में हमने एक शिविर किया था सारे आईएएस ऑफिसर्स की पत्नियों के लिए। तो उसमें एक पत्नी ने अपना बढ़िया किस्सा सुनाया। बोली मेरी शादी हुई तो हस्बैंड उसके आईएएस थे और जब भी मैं रात को उठूं वो अपना टेबल लैंप जला के बुद्ध को पढ़ते रहते थे। इतनी सारी किताबें उनकी साइड पे रखी रहती थी। तो मैं समझ गई ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं। तो बोले मेरे अंदर इतना डर बैठ गया था, रात को सोते सोते भी हाथ मार के देख लेते थे कि है कि गया। हमारे पास कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं है जो परिवार पूरी फैमिली के लिए एज ए होल हो। कैरियर के नाम पे हमने परिवार का सहयोग लिया है, तो कैरियर के नाम पे भी हम अकेले की दौड़ है। मेरी पहचान और मेरे सम्मान के नाम पे अकेले की दौड़ है। सहयोग सबका चाहता हूं, दौड़ मेरी अकेले की है, उपलब्धि मेरी अकेले की। तो परिवार की जर्नी, साधना की जर्नी अकेले की जर्नी है, उसमें भी परिवार साथ में नहीं है। तो जर्नी जो मैं बात आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि हम परिवार में सभी लोग खुश रहना चाहते हैं और सभी अपने संबंधों में तृप्ति पाना चाहते हैं। यदि ये एजुकेशन जिंदगी में आ जाती है, यदि ये एजुकेशन क्लासरूम जिंदगी को यदि क्लासरूम में लाया जा सकता है तो हमारे परिवार बस जाएंगे। हमारे परिवार बस जाएं। रोटी कपड़ा पहले भी कुछ खा ही रहे थे, अभी भी कुछ कर ही लेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण चीज है कि हमारा परिवार बस जाए। तो सही अर्थों में देखा जाए तो एक बच्चे में जो इनहेरेंट प्यास है, जो इनहेरेंट क्वालिटी है, उस क्वालिटी को हमने यहां से यहां पहुंचाया है। बढ़िया, प्रॉब्लम लोकेट हो रही है ना। तो अब तक हमने प्रॉब्लम को आर्टिकुलेट करने का काम किया है। हमने मानसिकता को पहचाना कि मानसिकता 3 तरीके से ही व्यक्त होती है। हमने पहचाना वर्तमान सारी शिक्षा के बाद हम इस मानसिकता को दे रहे हैं। इस मानसिकता का फाइनल एक्सप्रेशन ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग है। जबकि रॉ मटेरियल को देखा, एक बच्चा नेचर में देखा कि वो तो जिज्ञासु है, न्याय का याचक है, वो तो सत्यवक्ता है, उसके पास झूठ नाम की कोई चीज़ होती नहीं है ना, वो तो सही जीना ही चाहता है। उसको हमने कहाँ पहुँचा दिया है वो हम देख रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि वर्तमान शिक्षा में जो हमने दिया है वो बहुत इनकम्प्लीट है। विशेष रूप से इस मानसिकता को हमने कहाँ दिया, कैसे दिया है। देखिए, जब हम अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं तो हम पढ़ा रहे हैं कि आवश्यकताएं असीम हैं और साधन सीमित है। कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं? बाकी लोग को अभी याद नहीं होगा। देखो, मैं आपको स्पेशल ट्रीट कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम समाज के साथ शिविर करते हैं वो तो मुश्किल से पढ़ाई से जान छुड़ा के आए होते हैं। बोले यार आप पढ़ाई वढ़ाई की बात मत पूछो, बहुत हो गया, है ना। पर आप लोग तो कंटिन्यूस टच में रहते हो और एक बार आपको पता रहता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं। किसने बोला ये थियरी किसने दिया था? है एडम स्मिथ कुछ लोग बोल देते हैं, पर मेरा जितना ध्यान है ये रॉबिन्स नाम का व्यक्ति था। एडम स्मिथ ने बाद में इसमें कुछ किया होगा, लेकिन मेरी जितनी जानकारी है कि रॉबिन्स नाम का व्यक्ति ने ये थ्योरी दिया। ठीक है, चेक कर लेना, हो सकता है आप ठीक कह रहे हो।
आवश्यकताएं असीम है, साधन सीमित है। आ जाओ आ जाओ, आगे जगह है, आगे आइए आइए, संकोच मत करिए। अच्छा, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, इसको पूरा कर देते हैं फिर ब्रेक करेंगे। तो आवश्यकता असीम है, साधन सीमित है, ऐसा कितने प्रतिशत लोग मानते होंगे? ऑलमोस्ट ऑल। आप में से कितने लोग वैष्णो देवी गए हैं? जब वैष्णो देवी जाते हैं, उदयपुर की गलियों से निकला हुआ आदमी जब वैष्णो देवी पहुंचता है, तो कोई भी मिलता है तो क्या करते हैं? जय माता दी। और दिल से बोलते हैं कि ऐसी फॉर्मेलिटी करते हैं? दिल से ही बोलते हैं। और कोई हमसे आगे निकल जाए तो परेशान होते हैं? कोई हमसे आगे निकल जाता तो परेशान होते हैं? कोई एक आध होता होगा, नहीं तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई आगे जाए पीछे जाए। और हम किसी से आगे निकल जाएं, वो खुश हो जाते हैं, वो भी कोई कंसिडरेशन नहीं रहता है। तो कोई हमसे आगे निकल जाए, हम किससे पीछे रह जाएं, हम किससे आगे निकल जाएं, ये हमारे जहन में बहुत आता नहीं है। हमको लगता है कि माता के दर्शन करने हैं, और किसी को थोड़े बहुत सहयोग की जरूरत हो वो भी कर देते हैं। तो इतना मानवीय हो जाता है वहां जाके आदमी, फिर ये वापस उदयपुर की गलियों में लौट आता है, तो पुराना सॉफ्टवेयर फिर हावी हो जाता है। अब सबसे आगे निकलना है, किसी को आगे नहीं निकलने देना है, सबसे कंपैरिजन करना है ना। तो ये वैष्णो देवी की यात्रा में हम इतना मानवीय क्यों हो जाते हैं? हमारा इतना व्यवहार क्यों बदल जाता है? आस्था का वातावरण है। कितने लोग सहमत हैं इस बात पे कि आस्था का वातावरण है ना? देवी का आस्था का वातावरण है, वहां उस वातावरण की वजह से हमारा ऐसा हो जाता है। एक दिन देवी बोल दे आज 100 लोगों को दर्शन दूंगी, तो क्या होगा? 10-20 को तो रास्ते में, है ना। तो इसका मतलब है आस्था का वातावरण है कि कुछ और है? वो जो मैकेनिज्म बना है, उस मैकेनिज्म में ये इनबिल्ट है कि सबकी मंजिल एक है, सबको मिलेगी, और देवी आशीर्वाद देने में कोई पार्शियलिटी नहीं करेगी, पहले वाले को और बाद वाले को, पहले वाले को ज़्यादा मिलेगा, बाद वाले को कम मिलेगा, है ना। और जो जितना मानवीय होगा, तो इसका मतलब है कि आदमी के भीतर बहुत एक मैकेनिज्म काम करता है कि जब भी वो किसी मामले में इनसिक्योर फील करता है, उसका बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता है। और जब भी वो किसी समय किसी सिक्योर फीलिंग की जगह में आता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, वहां उसका बिहेवियर नेचुरल होता है। और नेचुरली आदमी का बिहेवियर नेचुरल ही होता है, वो मानवीय ही होता है। उदयपुर में 24 घंटे पानी आता है कि 2 ही घंटे आता है? 2 घंटे आता है। कई जगह होंगी जहां 2 घंटे आता होगा, कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां 24 घंटे आता है। अब देखो, जहां 2 घंटे आता है वहां लोगों को 24 घंटे पानी याद रहता है कि नहीं? पानी भरना है, भूल मत जाना, है ना। और मोटर लगा दे, पड़ोसी का खींच ले। और जहां 24 घंटे आता है वहां याद ही नहीं रहता पानी क्या होता है। तो क्या लगता है, जहां 24 घंटे आता है वहां पानी ज्यादा यूज होगा, जहां 2 घंटे आता है वहां पानी कम यूज होगा? क्या लगता है? हाँ, सच्चाई ऐसी ही है। जहां 24 घंटे पानी आता है वहां पानी कम यूज होता है, जहां 2 घंटे आता है वहां पानी ज्यादा यूज होता है। क्योंकि ज्यादा भर के रख लो, अब कल का पुराना हो गया इसको गिरा दो, है ना। तो इसका मतलब है कि जब व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित करता है, महसूस करता है, जिस मामले में असुरक्षित महसूस करता है, तो एक व्यक्ति जब ये पढ़ता है कि आवश्यकताएं असीम हैं, साधन सीमित हैं, मतलब मेरी आवश्यकता पूरा नहीं होगी, अपनी आवश्यकता के लिए अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है,
जिस मामले में असुरक्षित महसूस करता है उसमें भयभीत होता है, जिसका असुरक्षा होती है उसका संग्रह करता है। संग्रह के लिए वो किसी का शोषण करना चाहता नहीं है, लेकिन शोषण करना उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो अपनी असुरक्षा से मुक्त होना चाहता है। जो रूप के लिए असुरक्षित है वो रूप का संग्रह करेगा, जो धन के लिए असुरक्षित है वो धन का संग्रह करेगा, जो पद के लिए असुरक्षित है वो पद का संग्रह करेगा, वो पद के लिए भयभीत रहेगा, जो संबंध के लिए असुरक्षित है वो संबंध का संग्रह करेगा। कैसे? हमारा काम ही ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे लोग अपने घर की बातें जो पति पत्नी को ना बताए वो हमको बता दे, सास बहू को ना बताए वो हमको बता दे। तो मैंने ऐसी सासों को देखा जो अपनी 3 बहुओं को लड़वा के रखती है, क्योंकि तीनों एक हो गई तो उसका तख्ता पलट देंगी। तो इस बहू से उसके लिए कुछ कह दिया, उससे इसके लिए कुछ कह दिया, तो अब क्या होगा? वो तीनों आपस में जूझती रहेंगी और इसकी सत्ता बरकरार है। तो चूंकि मुझको संबंध की समझ नहीं है, लेकिन मैं संबंध को लेके असुरक्षित हूँ, मैं संबंध को लेके भयभीत हूँ, तो मैं तीनों को, है ना, दूसरों को लड़वा के अपना संबंध को बनाए रखना चाहता हूँ। उसके लिए मैं अब शोषण करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। ये काम घर में ही होता है, ये काम संस्थाओं में भी होता है, ये सभी जगह होता है। तो इससे हमारा ध्यान इस बात पे चला गया कि जब भी कोई व्यक्ति किसी मामले में असुरक्षित होगा, वो उसके लिए भयभीत होगा, वो उसके लिए संग्रह करेगा, उसके लिए शोषण करेगा। जिसका शोषण होगा वो चुपचाप कराएगा कि विरोध करेगा? जिसका शोषण होगा वो विरोध करेगा। जिसका जो विरोध का नाम ही युद्ध और संघर्ष है, ये आदमी के भीतर भी जारी है, ये परिवार में भी जारी है, ये देश में भी जारी है। इससे असुरक्षा बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी, है ना। कोरोना काल में समझ में आया, जो स्वस्थ है उसके बेड के नीचे 4 सिलेंडर, और कई लोग सिलेंडर के चक्कर में ऊपर चले गए। तो इससे हमको अपनी जिंदगी में झांक के देखेंगे तो हमको सब जगह ये दिखाई देगा कि एक असुरक्षित मानसिकता की वजह से लगातार बच्चों को समझाते रहना, देख गलती मत हो जाए, ये मत हो जाए, वो मत हो जाए, वो बेचारा सुन सुन के पक जाता है। गलती होने के पहले इतना समझा दिया जाता है कि अब उसको सुनने की भी, आपका बोलना भी उसके लिए कान पकाऊ कार्यक्रम हो गया है। क्यों इतना बोलते हैं? हमको डर है कि गलती ना हो जाए। कहाँ पहुंचे? इसको पढ़ाने वाला टीचर सुखी होने के लिए पढ़ाता है कि दुखी होने के लिए पढ़ाता है? ये पूरी एक्सरसाइज कहाँ जाएगी फाइनली? ये दुख की ओर जाएगी कि सुख की ओर जाएगी? इसको पढ़ाने वाला टीचर सुखी होने के लिए पढ़ाता है कि दुखी होने के लिए? बच्चा 20 साल और 20 लाख दे के सुखी होने के लिए आया कि दुखी होने के लिए? उसको क्या पढ़ाया जा रहा है? तुम्हारा दुखी रहना निश्चित है। बाय एजुकेशन, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सीबीएसई का माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th क्लास के पेज नंबर 3 पे लिखा है, द डिलेमा ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बाई एजुकेशन हमने धरती के 700 करोड़ लोगों की कब्र उनके हाथ से खुदवाई है। तुम जिंदगी भर असुरक्षित रहोगे, तुम कभी नेचुरल बिहेव नहीं कर सकते, कोई तुम्हारा नहीं हो सकता, तुम किसी के नहीं हो सकते। जाओ इस दुख के साथ चाय पी लो। हेलो, हाँ जी, बताइए कहाँ पहुँचे? इस इस एग्जाम्पल को, इस थ्योरी को देख के, बड़े आवाज, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से कोई एग्जाम्पल उठा के बोल सकते हैं? अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से कोई एग्जाम्पल उठा के बोल सकते हैं कि हाँ ये कैसे हमारी जिंदगी में काम करता है? कि जैसे ही हम असुरक्षित होते हैं तुरंत उस मामले में भयभीत होते हैं, उसके लिए संग्रह करना, उसके लिए शोषण करना, है ना, ये तुरंत पूरा सर्किट चालू हो जाता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से उठा के बोल सकते हैं? हाँ जी, माइक माइक।
सर अभी जैसे ही अपने यहाँ कोरोना काल आया था, तो उस समय हमको ये लगा कि भाई ये दुकानें बंद हो रही है और ये सब चीज़ें हो रही है, तो लोगों ने हर चीज़ का संग्रह करना चालू कर दिया। खाने पीने की चीज़ों का विशेष रूप से, दवाइयों का विशेष, मतलब दवाई जिसके घर पे अभी कोई बीमार नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में भाई मेरे घर पे कोई बीमार हो गया तो मुझे दवाई चाहिए। आज तो मेरे घर पे कोई बीमार नहीं है, आज उन लोगों को ज़रूरत है जिनके घर में बीमार है, वास्तविकता में जिनके पेशेंट है, लेकिन असुरक्षा और भय का मैं मामला। शरीर से बीमार नहीं हूँ लेकिन मानसिक रूप से बीमार हूँ, हाँ क्योंकि मैं असुरक्षित हूँ। हाँ, तो वो असुरक्षा का माहौल की वजह से ये हमने दवाइयों का संग्रह चालू कर दिया, और खाने पीने की चीज़ों कई लोगों ने बिजनेस ही शुरू कर दिया। हाँ बिजनेस भी शुरू कर दिया। वो सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, इसके जैसी चीज़ें हैं जो कि मतलब उसी पेशेंट को ज़रूरत थी जिसको वास्तविकता में जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है वेंटिलेटर पे है, उन लोगों को छोड़ करके दूसरे के घरों में कई ऑक्सीजन सिलेंडर पाए गए। और ये जो कोरोना के काल में ये सारी चीज़ों का, तो कितना पैसा हो जाने से एक व्यक्ति अपने भीतर की असुरक्षित मानसिकता से मुक्त हो जाएगा? अनलिमिटेड। ठीक, एक बढ़िया एग्जाम्पल सुनाता हूँ आपको। घटी घटना है, बहुत साल पुरानी बात है। मैं रायपुर में विद फैमिली रहता था। जून का महीना और मुझको कहीं जाना था और मेरे पास कोई गाड़ी थी नहीं, तो मैं रिक्शे में बैठ के गया और वो 15-20 मिनट प्लस माइनस की जर्नी रही होगी रिक्शे में। तो कभी रिक्शे में बैठते हैं तो ये मन होता है कि ये लोग कैसे अपना घर चलाते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, बच्चे की फ़ीस कितने की जाती है, घर कैसे चलता है, रिक्शा अपना है कि किराए का है। ऐसा एक आदत है पुरानी सर्वे करने की। तो ऐसे मैं उससे कुछ कुछ पूछता रहा। तो थोड़ी देर बाद उसने भी मेरे से पूछ लिया, आप क्या करते हो? थोड़ी हमारी दोस्ती हो गई। तो उसने पूछा तो हमने ही बता दिया। तो जब मैं उतरता हूँ तो वो बोलता है, आप इतना बढ़िया काम करते हो, उसमें मेरा भी तो कोई योगदान होगा। और उसने पैसा नहीं दिया। भरी दोपहरी में जो आदमी रिक्शा खींच के पैसा कमा रहा है, उसकी इनकम कितने की होगी और उसका घर कैसे चलता होगा, उसके बावजूद वो कोई अच्छी बात सुन के, थोड़ी आवाज़ कम कर, वो कोई अच्छी बात सुन के या कोई बात उसको अच्छी लग गई और मैंने बहुत कोशिश की, उसने पैसा नहीं दिया। क्या बोलोगे? तो किस वेस्ट में कितना रईस आदमी मिल जाए और हजारों करोड़ रख के कोई गरीब आदमी मिल जाए, दोनों संभावनाएं। तो ये खेल पूरा मानसिक है। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपके पास फिजिकली कितना है। इसलिए मैस्लो थ्योरम उस हायरार्की, उस प्रोसेस में काम नहीं करती है जैसी वो बताई गई है ना। वो ईयर वाइज काम नहीं कर रही है। वो आपके फिजिकल स्टेटस से नहीं जुड़ रहा है कि आपके पास इतना हो जाएगा तो आप आगे का सोच पाएंगे। इसका मतलब है जिसकी मानसिक यात्रा, जिसकी अपनी जीवन में जर्नी, जिसकी संस्कार की जर्नी में वो जैसा महसूस करता है। मैंने 30 साल की सामाजिक लाइफ में जो बिल्कुल हैंड टू माउथ थे, उनको लाइफ टाइम जिंदगी कमिट करते हुए देखा। और जिनके पास, मान लो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जिनके पास बहुत पैसा वो नहीं करते, लेकिन जिनके पास पर्याप्त मात्रा में है, चर्चा भी करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, ऐसा भी होता है। इसका मतलब है खेल मानसिक है। तो जैसी मेरी मनस्थिति होगी वैसी मैं परिस्थिति बना लूंगा, जैसी मेरी मनस्थिति होगी वैसे मैं रास्ते निकाल लूंगा। परिस्थितियों से मनस्थिति नहीं है, मनस्थिति से परिस्थिति है। खुल के ताली बजा सकते हो। कम से कम एक खुशी मिली है, उसको तो कम से कम खुल के जी लो। तो दोस्तों, इसका अर्थ ये हुआ कि हम में से सभी के लिए
हम सबके असुरक्षित होने के आयाम अलग अलग हो सकते हैं। कोई व्यक्ति संबंध को लेके बहुत असुरक्षित हो सकता है, कोई धन को लेके ज़्यादा असुरक्षित हो सकता है, कोई पद को लेके, कोई रूप को लेके। तो हमारे असुरक्षित होने के डायमेंशन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस असुरक्षित होने को हैंडल करना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम है। जितनी मेरी पेट की रोटी की आवश्यकता है, उससे कहीं ज़्यादा आवश्यकता मेरी मानसिक है, मेरी भावनात्मक है। क्योंकि यदि मेरी मानसिक और भावनात्मक आवश्यकता हैंडल नहीं होती है और मेरी गाड़ी और मेरा मकान बहुत अच्छा है, तो भी क्या करेगा? मेरा मन तो ठीक नहीं है, मेरा मन ठीक नहीं है, मेरा पद बहुत अच्छा है, मेरी गाड़ी बहुत अच्छी है, परिवार में वैसे भी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका ठीक ही चल रहा है, पर मेरा मन ठीक नहीं है। तो मेरा मन ठीक नहीं है तो मैं बाकी का भी खराब कर दूंगा, और मेरा मन ठीक नहीं है तो किसी भौतिक उपलब्धि को भी मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। ये होता ही है। लेकिन हमारी प्रायोरिटी में देखा जाए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा ऐसा कोई कॉन्फिडेंस काम नहीं करता है। बच्चा 10 साल दिल्ली में रहे, आईएएस के लिए मेहनत करे और असफल होकर घर आ जाए, हमको स्वीकार है, ऐसा होता ही है। लेकिन वो कहे कि मैं किसी आश्रम में जा रहा हूँ, तो भाई साहब घर में हाहाकार मच जाता है, कहाँ जा रहे हो, ये उम्र थोड़ी है ना। क्योंकि उससे हम डरते हैं, क्योंकि ये किसी आश्रम के चक्कर में आएगा तो पता नहीं कहाँ जाएगा, कैसा है। हमारे घर में सन्यासी आएगा तो हम दंडवत प्रणाम भी करेंगे, पूरा ही लेट के करेंगे एकदम, और इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि मेरा बच्चा इस रास्ते पे ना जाए। ये कन्फ्लिक्ट क्यों? क्योंकि कोई आईएएस बनता है तो हमको पता है कि उसका क्या क्या उसके पास आता है, लेकिन ये घर छोड़ के इस रास्ते पे जाएगा, इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि इसका क्या होगा। तो उसके रिजल्ट के बारे हमारी निश्चितता नहीं है। यदि रिजल्ट के बारे हमारी निश्चितता होगी, है ना, तो हम सभी जिंदगी में उपलब्धियों को पाना ही चाहते हैं, उपलब्धियों तक पहुंचना ही चाहते हैं। तो जो चर्चा अभी तक हम कर रहे थे, उसका निष्कर्ष ये निकला कि ये सारी चर्चा फाइनली, ये सारा मैकेनिज्म फाइनली किसी दुख की ओर जाता है। तो ये एक आर्टिकुलेशन है कि बाई एजुकेशन हम सभी लोगों को दुखी करने का जुगाड़ दे रहे हैं। और टाइम कम है, मैं उस सीमा में, यदि अर्थशास्त्र को हमने देखा, समाजशास्त्र को देखेंगे तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। किसके लिए दिया था? नेचर के लिए दिया था, आदमी के लिए नहीं दिया था। हर्बर्ट स्पेंसर नाम का सोशल साइंटिस्ट था जिसने उसको मानव पे परिभाषित किया, और फाइनली मानव के लिए परिभाषा दे दिया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है का मतलब क्या है फिर? मनी पावर, मसल पावर, आर्म्स पावर, जिसके पास ज्यादा होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिटेस्ट का मतलब दूसरा निकाले जाएंगे तो जो नेचर में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है वो फिटेस्ट है, दूसरे को दबा लेता है वो फिटेस्ट है, क्या दूसरे के लिए दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है? ये पूरी नेचर को देखेंगे तो नेचर में हर इकाई, चींटी भी आज तक खत्म नहीं हुई, हाथी भी खत्म नहीं हुआ, बरगद का पेड़ भी है और नीम का पेड़ भी है और आम का पेड़ भी है, सभी कुछ है और सभी कुछ एक दूसरे को, सभी कुछ को एग्जिस्ट करता है। कोई एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे को मार काट नहीं रहा है, इसलिए सबका अस्तित्व आज तक बना हुआ है। तो इसका मतलब है ना, फाइनली जब हमने कहा कि मनी पावर, मसल पावर ही आदमी का बलशाली जिएगा, बल का मतलब मनी पावर, मसल पावर है, तो उसका मतलब फाइनली निकला। और हमेशा तो युद्ध होगा नहीं, तो आदमी क्या करेगा? उस पैसे से भोग करेगा। तो हमारी जीवन शैली पूरी भोग की है, ये हमको समाजशास्त्र पढ़ाता है। पूरा समाजशास्त्र पढ़ के हमको समाज के बारे में कुछ समझ में नहीं आता। समाज के बारे में हम कुछ बोल सकते हैं, बोल के पैसा ले सकते हैं, एक नौकरी पा सकते हैं, नौकरी से पैसा, फाइनली पैसा ही आ सकता है, जिंदगी नहीं आएगी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि समाजशास्त्र भी हमको सही अर्थों में समाज की कोई समझ नहीं बनी, क्योंकि मानव की कोई समझ नहीं बनी, तो अर्थशास्त्र में मानव की समझ नहीं बनी, है ना। साइकोलॉजी की तरफ जाएंगे तो फ्राइडियन साइकोलॉजी सबसे अधिक पॉपुलर है, और फ्राइडियन साइकोलॉजी में वो बोलता है कि मानव के समस्त क्रियाकलाप का केंद्र काम है, सेक्स है। फाइनली बच्चा भी माँ से दूध पीता है तो वासना से प्रेरित होता है, ऐसा तमाम बातें वो बोलता है। इसलिए हमारी एडवर्टीजमेंट आप देखोगे
या तो वो महिला पे फोकस्ड होती है या वो बच्चे पे फोकस्ड होती है। बच्चा हमारी इमोशनल कमजोरी है ना, हमारा जो इंद्रिय सुख है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारा तंत्र चलता है ये उस आधार पे चलता है कि आपकी जेब से पैसा कैसे निकाला जाए, उसके लिए आपकी कमजोरी किधर है उसको पकड़ा जाए, वैसी फिल्म बनाई जाए, वैसी ऐड बनाई जाए, है ना। तो जब तक ये शिक्षा, तो मैं ये सिर्फ अभी इतना ही कहना चाहता हूँ कि शिक्षा किसी चीज़ का समाधान देने के लिए है कि शिक्षा प्रॉब्लम्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए है। तो ये समस्याएं समाज में पहले से नहीं थी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन शिक्षा ने आने के बाद में इनको सिद्धांत के रूप में कहा, थियरीज के रूप में कहा, जो कि सच्चाई नहीं है। इसलिए वर्तमान में पढ़ाया जाने वाला अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान जिंदगी को नहीं छूता है, वो जॉब को छूता है। उससे जिंदगी तो हमको नहीं मिल रही है। इसलिए हमको सोचने की ज़रूरत है कि सही अर्थों में मनोविज्ञान क्या हो, समाजशास्त्र क्या हो, है ना, अर्थशास्त्र क्या हो। तो ज़्यादा गहराई में अभी नहीं जाते, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके रूट क्या है, ऐसा क्यों बोला, रॉबिन्स को ऐसा कन्फ्यूज़न क्यों हो गया, हम सब क्यों ऐसा मान के चल रहे हैं कि आवश्यकताएं असीम हैं, साधन सीमित है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मानव है, मानव की दो प्रकार की आवश्यकताएं हैं। एक आवश्यकता उसकी भौतिक है, फिजिकल है। दूसरी आवश्यकता उसकी भाव की है। भौतिक आवश्यकता शरीर के लिए है, भौतिक आवश्यकता शरीर के लिए है, शरीर को जिंदा रखने के लिए है। तो भौतिक वस्तुओं के साथ जिंदा रहना होता है। भाव की आवश्यकता मन के लिए है और मानव के जीने के लिए है। तो भाव पूर्वक जीना होता है, भौतिक वस्तुओं के साथ जिंदा रहना होता है ना। ये क्लैरिटी हमारी नहीं बनी, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्यों नहीं बनी। यदि भौतिक आवश्यकताओं को देखें तो उसमें हम कह रहे हैं कि रोटी की आवश्यकता है, कपड़ा की आवश्यकता है, मकान की आवश्यकता है, गाड़ी है, मोबाइल है, एटसेट्रा। दूसरी तरफ भाव की बात करेंगे तो हम एक विश्वास के साथ जीना चाहते हैं, सम्मान के साथ जीना चाहते हैं और आपस में स्नेह के साथ जीना चाहते हैं, स्वयं में, परिवार में शांति चाहते हैं, विश्व में प्रेम चाहते हैं। ऐसा हम चाहते हैं। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये असुरक्षा कहाँ से आती है, क्यों आती है, क्यों रॉबिन्सन ने ऐसा लिख दिया, क्यों हम सब ऐसा मानते हैं। थोड़ी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है आपसे, यदि रोटी की चर्चा कर रहे हैं तो रोटी की आवश्यकता निश्चित नजर आती है कि अनिश्चित नजर आती है? हाँ जी, सभी पीछे। रोटी की आवश्यकता निश्चित नजर आती है कि अनिश्चित नजर आती है? निश्चित। लेकिन जैसे ही कपड़ा, मकान, गाड़ी, साड़ी, मोबाइल की तरफ जाते हैं, अब आवश्यकताएं निश्चित लगती हैं कि अनिश्चित होने लगती, जबकि दोनों भौतिक हैं। ऐसा क्यों है? रोटी की आवश्यकता निश्चित नजर आती है, गाड़ी, साड़ी, मोबाइल की आवश्यकता अनिश्चित होने लगती है। ऐसा क्यों है? हाँ जी, जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं वो लोग बोलेंगे। हाँ जी, बोलिए। क्वेश्चन आपसे, माइक कौन बोलेंगे? हाँ जी, माइक। सर, कैसा भी आदमी होगा, थोड़ा सा आपका परिचय भी करते जाइए। मेरा नाम भगवान सिंह शेखावत है। कैसा भी व्यक्ति होगा तो वो रोटी खाएगा, उसकी जो भूख है वो केवल रोटी से पूरी होगी। लेकिन जब गाड़ी की बात आए तो गाड़ी में कई सारी वैरायटीज़ है, छोटी से लेकर बड़ी, महंगी से लेकर सस्ती, इस तरह से ऑप्शंस हैं और लोगों को देखता है तो उसकी बढ़ती जाती है। देखो, ऑप्शन तो रोटी में भी है, गेहूं की, बाजरे की, जौ की, मिक्स आटे की, चने की, है ना। और अभी तो मैं गुजरात से आया हूँ, उधर तो इतनी वैरायटी है, इतने खाखरा, फाफड़ा, ढोकला, मांडवी, है ना, हांडवा, इतने नाम है, इतने नाम है नाश्ते के। और गुजरात में भी कम नहीं, राजस्थान में भी कम नहीं है मेरे ख्याल से। तो वैरायटी तो दोनों तरफ है। और आजकल तो साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन और इंटरकॉन्टिनेंटल,
एक सीमा के बाद मैं खा नहीं सकता सर। हाँ, ये अलग बात है, पर एक एक बार में एक पैंट शर्ट ही पहन सकता हूँ, दो पहन के, मेरे पास चार हैं इसलिए दो पहन के आ जाता हूँ, ऐसा भी नहीं करता। कोर कहाँ पे? रोटी के मामले में आवश्यकता निश्चित नजर आती है, गाड़ी साड़ी मोबाइल में अनिश्चित होने लगती। सर रोटी तो उसकी बेसिक नीड है, और गाड़ी और ये जो भी है वो उसका लालच में आ जाता है सर, लोभ हो सकता है एक लोभ तरह क्यों से। होता है? लोभ क्यों होता है? और पाने की इच्छा खत्म और ही पाने नहीं की इच्छा होती। क्यों होती है? है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं सर, शो ऑफ करना भी हो सकता है। पीछे माइक दीजिए, पीछे एक माइक दीजिए। सर रोटी की लिमिट तय है, आप एक लिमिट से ज़्यादा नहीं खा सकते, जबकि कपड़ा मकान गाड़ी साड़ी इनकी कोई लिमिट तय नहीं है सर। क्यों नहीं है, वही तो पूछ रहा हूँ। सर एक बार ये- में एक पैंट शर्ट पहनोगे, एक बार में एक ही गाड़ी चला सकते हो, चार एक साथ नहीं चला सकते। यदि जैसे रोटी की बात करोगे ऐसी यदि देखोगे तो सबकी सेट है, कोई भी अनलिमिटेड नहीं हो सकता है, फिर भी ये क्यों ऐसा फैलता है? क्योंकि सर रोटी से मन, पेट और मन दोनों भर जाता है, पर इन चीज़ों से कोई मन नहीं भरता सर। क्यों नहीं भरता? क्या बोलता है मन? सर कंपैरिजन। कंपैरिजन होता है। क्यों कंपैरिजन करते हैं? सर क्योंकि हमें लगता है इससे हमारी लाइफ बेहतर हो जाएगी, दूसरों को देख के हमें वो खुशी मिलती है। दूसरों को देख के खुशी मिलती है कि दिखा के? दिखा के। ये दिखा के क्या खुशी मिलती है? ये खुशी किस टाइप की है? ये फील करना कि हम दूसरों से बेहतर हैं। यस सर, इससे कुछ दूसरों को नीचा दिखा करके स्वयं को प्रसन्नचित्त आदमी ज्यादा प्रसन्न महसूस करता है और अधिक से अधिक संग्रह करके यह जताना चाहता है कि मैं सबसे ज्यादा समृद्ध हूँ। अच्छा, ये अपने को अच्छा बताने के लिए दूसरे को बुरा क्यों बताना पड़ता है? क्योंकि उसकी यह चाहत होती है कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ और सबसे अच्छी चीजें मेरे पास है। हाँ, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए दूसरे को छोटा क्यों बताना पड़ता है? क्योंकि उसके पास ये सोच नहीं है कि मैं दूसरों को बड़ा करके भी बड़ा हो सकता हूँ। उसकी सोच ये है कि दूसरों को जितना नीचा करूंगा उतना मैं ऊपर उठ सकता हूँ। काफी गंभीर है मामला। हाँ जी सर, मनुष्य को हमेशा सुख, सम्मान, पहचान और महत्व की आवश्यकता होती है सर, इसीलिए वो इन चीज़ों में कंपैरिजन करता है सर। माइक, अपना परिचय दो। सर खाना एक बार खा लिया, उसके बाद सबसे टेस्टी खाना भी आपके सामने रख दूंगा तो आप एक बार संतुष्ट हो गए हो। अब आप या तो अगले दिन खाओगे, उस टाइम नहीं खाओ, एक बार संतुष्ट हो गए हो। लेकिन कपड़े एक बार खरीद लिए और उसी समय आपने बैनर पे नए कपड़े देखे कोई दूसरे, या फ़ोन पे कोई मिंत्रा चला रहे हो, तो लगेगा नहीं यार, इसमें आप एक बार में संतुष्ट नहीं हो सकते। मकान एक बार बना लिया, लेकिन कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो यहाँ कोई एक बार संतुष्ट नहीं हो सकता। तो मुझे ये लगता है। क्यों नहीं होते? क्योंकि अब खाना एक बार खा के इंसान संतुष्ट हो सकता है कि हाँ चलो अब खा लिया है, अब कल देखेंगे। पर कपड़े नए पहनने के बाद भी लगता है कि नहीं यार, इससे मैं खुद का एग्जांपल भी दूँ तो कपड़े ले आया, फिर देखा कि नहीं यार इस शर्ट की जगह ये शर्ट ले आता, तो सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मुझे ये लगता है। हेलो। सर रोटी जो है बेसिक नीड का एक हिस्सा है। आपको अपनी दिनचर्या के लिए या जीवन जीने के लिए खाना तो ज़रूरी है, और वो अलग अलग तरह की, अलग अलग क्षेत्र में रहने वालों का अलग अलग स्वाद हो सकता है, तो अलग अलग तरह का खाते हैं। पर बाकी जो कपड़ा मकान है, ये हमारी इच्छाओं का वो हिस्सा है जो लगातार जिस संस्कृति से हम बढ़ रहे हैं आगे, वो भोग विलासिता की या कहें भौतिकवाद से, उससे प्रभावित होता है, और वो हमें ड्राइव करता है लगातार दूसरों से बेहतर होने की। हर शोषित शोषक बनना चाहता है। ये पार्ट इसमें हमारे दिमाग में लगातार काम करता रहता है। मैं इस तरह से इस बात को देख रहा हूँ। थैंक यू। निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। देखो, अब ये क्लैरिटी है कि एक चीज वो है जो इसको हम कह रहे हैं पेट की भूख, एक चीज वो है जिसको कह रहे हैं मन की भूख। तो सम्मान मन की भूख है कि पेट की भूख है? मन की भूख है। रोटी पेट की भूख है कि मन की भूख है? पेट की भूख है। तो कन्फ्यूजन क्या हो गया? जैसा कि आपने कहा, इस सारी चीजों को एक नाम दिया जाए, सामान।
हम क्यों कंपैरिजन करते हैं? दूसरे से बेहतर दिखना चाहते हैं, तो हम उससे सम्मान पाना चाहते हैं। हम सामान से सम्मान पाना चाहते हैं। सम्मान किसकी भूख है? मन की। मन की भूख लिमिटेड होगी कि अनलिमिटेड होगी? अनलिमिटेड होगी। तो सम्मान हम असीम चाहते हैं और वो सामान से चाहते हैं। मैथमेटिक्स कहता है कि इधर कुछ लगाया है तो इधर भी लगाओ, तो सामान की आवश्यकता असीम हो गई। बात पहुंची? मन की भूख को जब भी हम वस्तु से पूरा करने की कोशिश करेंगे तो वस्तु अनलिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि मन की भूख अनलिमिटेड है। और रोटी भी अनलिमिटेड हो जाती है। कब? जब रोटी के साथ में मन की भूख जुड़ जाती है। कब? शादियों में। शादियों के पहले भी आपके खाने में, आपके खाते समय कोई पॉइंट के बाद आपको पता चलता ही है कि हो गया। अब पेट बोलता है हो गया, मन बोलता है आने दे, अभी मन नहीं भरा है। तो सारी ओवर ईटिंग मन भरने की वजह से, मन ना भरने के कारण हो रही है। पेट से तो हमको पता चलता है कि अब इतना खाना पर्याप्त है। और शादियों के समय आपने तय कर लिया, मेरी बेटी की शादी में ऐसा खाना दूंगा जो आज तक राजस्थान में किसी ने नहीं दिया होगा। बस अब खाना कितना हो गया? अब 4 करोड़ का बजट खाने का ही हो सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ, जब भी जिस चीज के साथ भी सम्मान जुड़ जाएगा, सम्मान अपने आप में अनलिमिटेड नीड है, असीम नीड है। जब भी वो सामान के साथ जुड़ जाएगी वो असीम हो जाएगी। तो मामला रोटी का नहीं है, मामला सम्मान का है, मामला भावनात्मक आवश्यकता का है। तो जब भी हम भावनात्मक आवश्यकता को सामान के साथ जोड़ लेंगे तो वो अनलिमिटेड हो जाता है। अब धरती का पूरा सामान मिला के सीमित है कि असीमित है? सीमित है। 12,800 किलोमीटर का डाया है। मंगल का मिला देंगे तो सीमित है कि असीमित है? और चांद मिला देंगे तो असीमित है? सब सीमित है। तो पूरी धरती की रजिस्ट्री भी एक आदमी के नाम करवा दें तो भी उसकी भूख शांत नहीं होगी। इसलिए पूछा, कितना पैसा होने से एक आदमी अपने भीतर में असुरक्षा के भाव से मुक्त हो जाएगा? तो पूरी धरती की रजिस्ट्री कर दें तो भी नहीं होगा, क्योंकि मामला ही बिल्कुल दूसरा है। वो मामला बेसिकली मानसिक है, भावनात्मक है ना? तो भाव की आवश्यकता वस्तु से पूरा नहीं हो रही है, भाव की आवश्यकता वस्तु से पूरा नहीं हो रही है। ये बात समझने लायक है ना? देखो, आप अपने घर गए और आपने घरवाली से कहा, अपने घर में माँ से कहा कि भूख लगी है, खाना दे दो, और पत्नी कहे कि मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, क्या होगा? भूख मिटेगी? नहीं, अपने को लगा होगा ठीक से सुना नहीं है ना? प्यार नहीं, खाना चाहिए। वो आके 4 रोटी सर पे मार दे, तुमको तो प्यार चाहिए नहीं, ले खाना खा। अब पता चला भूख भी गई, क्योंकि प्यार के साथ खाना चाहिए। छोटे से छोटा आदमी भी कहता है बाबूजी 2 रोटी इज्जत की चाहिए। छोटे से छोटा आदमी भी ये नहीं बोल रहा है कि 2 रोटी अपमान की चलेगी, है ना? और अभी आपके साथ कैसा है? आप पति को पहले चाय बना के देते हो कि बाई को पहले बना के देते हो? बाई को पहले देते हो। बाई आपसे छुट्टी मांगती है कि बताती है? वो तो आप हाथ जोड़ते हो, कम से कम बता दिया कर, फोन तो कर दिया कर। अच्छा, फोन नहीं करती तो कम से कम उठा तो लिया कर। तो 1 लाख रुपए वाले पैसा पाने वाले को डांटा जा सकता है। आप छुट्टी लेते हो कि आप छुट्टी बताते हो कि मांगते हो, और आपकी छुट्टी कैंसिल की जा सकती है और आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक? तो भाई ज्यादा पावरफुल है कि आप ज्यादा पावरफुल हो? भाई को ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते आप, कल से आना बंद कर देगी। घर में झगड़ा हो जाता है इस बात, तुम ऐसे जोर से बोल दोगे तो नहीं आएगी।
है ना। तो उसको पता है कि वो मेहनत का कमाती है और उसको आपका घर छोड़ के 10 घर मिलने को तैयार है, इसलिए वो इनसिक्योर नहीं है इस मामले में। उसको पता है मेरे को दूसरा घर मिल जाएगा। हमको पता है हमको नौकरी छोड़ के दूसरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारी बहुत मुश्किल है। और सरकारी नौकरी और सोने की जंजीर, वो और नहीं छूटती है। तो इसका मतलब है सार बात इतनी निकली कि फाइनली सामान, जब भी सम्मान के साथ हम कोई चीज़ जोड़ देंगे, भौतिक वस्तु को जोड़ देंगे तो अनलिमिटेड हो जाएगा और उसके बाद हमारी मानसिक गरीबी बनी ही रहेगी। हजारों करोड़ होने के बाद में हम मानसिक रूप से गरीब हो सकते हैं। तो ये मानसिक गरीबी भौतिक गरीबी से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये स्टेट ऑफ माइंड है, आपकी मनस्थिति की बात है। चलो एक बात पकड़ में आई। एक और इम्पॉर्टेंट बात है वैसे यहाँ पे, उसको चर्चा कर सकते हैं। चलो पहले दूसरी बात ले आता हूँ फिर चर्चा करते हैं। इन सारी चीजों को एक लाइन में बोला सुविधा, इन सारी चीजों को एक लाइन में बोला स्थायी सुख। ऐसा सुख जो हमेशा बना रहे, सुबह से शाम तक, गांव हो, शहर हो, दिल्ली हो, लंदन हो, अमेरिका हो, हम सुबह से शाम तक क्या चीज पाने के प्रयास में हैं, क्या चीज को बढ़ाने के प्रयास में हैं? सुविधा। ठीक है। तो बच्चों के लिए माँ बाप एटीएम मशीन, बच्चे एटीएम मशीन हो जाएं, यही माँ बाप की सफलता। पैकेज, अंतिम उपलब्धि क्या है? पैकेज कितने लाख का लगा, तो ये बच्चे के लिए भी अंतिम उपलब्धि है, माँ बाप के लिए। संबंध का क्या हुआ? बोले उसकी मत पूछो। तो हमारा फोकस पैकेज पे है, माँ बाप का भी फोकस पैकेज पे है, इस पैसे पे है। तो फिर सुख के बारे में क्या सोच रहे? सुख का क्या होगा? अरे मेरे को मत दिखाओ, बोर्ड दिखाओ। जो लिखता हूं वो दिखाते रहा करो, है ना। हाँ, सुख का क्या होगा? सुबह से शाम तक साधन बढ़ जाए, प्रमोशन हो जाए, पैसा बढ़ जाए, किधर से भी आ जाए, और नौकरी में कम पड़ता हो तो छोड़ के बिजनेस कर लेते हैं। तो जहाँ से भी पैसा ज़्यादा आ जाए उसके लिए मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा हो जाए उसके लिए मेहनत करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन सुख का क्या होगा? क्या सोच के जी रहे? है? हाँ, ये सुविधा हो जाएगी, सुविधा बढ़ने से हम सुखी हो जाएंगे, गहरी मान्यता है। इंद्रियों में सुख है, और इंद्रियों में सुख अभी जितना है, यदि और ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो मैं और भोग पाऊंगा, वो बेहतर गाड़ी, और बेहतर मकान, और बेहतर सारा सामान, और फाइनली, है ना, फाइनल डेस्टिनेशन तक जाएगा। और इंडिया में पूरा नहीं होगा, यहाँ दिक्कत होती होगी तो बाहर चला जाएगा। आजकल प्राइवेट कंपनियां और कॉरपोरेट, जितने उनके डीलर होते हैं ना, उन सब की मीट कहाँ करते हैं? डीलर्स मीट। तो डीलर्स मीट वहाँ होती है जहाँ उनको खुशी दी जा सके। नहीं समझ? समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए, इतना ही है। फाइनल डेस्टिनेशन वही है। तो सारा पैसा बना के जो आज मेरे लिए अप्रोचेबल नहीं है वो कल मेरे लिए अप्रोचेबल हो जाए, तो डेस्टिनेशन वही है। तो इसका ये पता चला कि क्या ये संभव है? देखो, शांति से थोड़ा थोड़ा सोच के देखें तो हमको समझ में आता है कि कोई भी इंद्रिय सुख, मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड का मतलब एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड, अपनी मानसिक शांति, उसमें कोई भूतकाल की पीड़ा नहीं है, वर्तमान से विरोध नहीं है, भविष्य की चिंता नहीं है ना। मैं अकेला भी बैठता हूँ तो उतना ही सुकून महसूस होता है, अपने भाव और विचार
में एक अपने जीने के प्रति गर्व है, अपने भाव और विचार के में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, अभाव नहीं है, भय नहीं है, असुरक्षा नहीं है, इस मानसिकता का नाम सुख है। यदि स्थायी सुख जैसी कोई चीज होगी तो वो इस मानसिकता का नाम सुख है, क्योंकि सपने में भी किसी ने धोखा दे दिया तो क्या होगा? पसीना छूटता है कि नहीं छूटता है? और उठ के बड़ा सुकून मिलता है, चलो पसीना सपना ही था, असली में नहीं है ना? सपने में भी कोई गलत विचार आ गया, कोई गलत व्यवहार हो गया, तो किसी को पता नहीं है मैंने सपना क्या देखा, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है कि खराब लगता है? खराब लगता है ना? तो मेरे भीतर में जितना कुछ भी नेगेटिविटी है, किसी को पता चले ना चले, मेरे लिए तो दुख बना ही रहता है, वो दुखदाई बनी ही रहती है। तो बताओ कौन सा इंद्रिय सुख ऐसा होगा जिसके कारण मेरा भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी? है कोई रिलेशन? है कोई रिलेशन? अरे सोच पा रहे कि नहीं सोच पा रहे? केंद्रीय सुख में अटक गए? वो नहीं था वो, किसके हसीन सपने हुआ करते थे, एक सीरियल है, मुंगेरी लाल। तो मुंगेरी लाल तो नहीं हो गए? तो कितना भी इंद्रिय सुख हो, आपको याद है कि नहीं है, वो एक बुक थी फ्रीडम एट मिडनाइट, पढ़ी किसी ने? एक फ्रांसीसी लेखक और एक ब्रिटिश लेखक, दो लोगों की लिखी हुई बुक है फ्रीडम एट मिडनाइट। उसका हिंदी में अनुवाद है रात के 12 बजे। वो भारत की आज़ादी का बहुत जीवंत वर्णन है उस बुक में, बढ़िया बुक है। उस बुक में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसने बताया कि उसमें भारत में करीब 400 रजवाड़े थे, राजा जो छोटे बड़े हुआ करते थे, और अधिकांश राजा एक अजीब रोग से मरे। एड्स नहीं था। क्या रोग से मरे? बोरियत। बोरियत। राजा के, हम पैसा कमाने की सोचते हैं, राज्य का सारा पैसा राजा का। हम इंद्रिय सुख का सोचते हैं, तो वर्ल्ड का जो भी अधिकतम इंद्रिय सुख है उसका जुगाड़ राजा का। हम पद की सोचते हैं, सबसे बड़ा पद राजा का। तो कम से कम आज हमको लगता है यार पैसा कमा के सुखी हो जाऊंगा तो मैं पैसे के लिए दौड़ता हूं। मैं कोई सरकारी नौकरी पाके सुखी हो जाऊंगा तो मैं उसके लिए मेहनत करता हूं। मैं कोई प्रमोशन पाके सुखी हो जाऊंगा तो मैं उसके लिए मेहनत करता हूं, जिसका सभी कुछ पहले से ही है। और उसको लगता है इससे मैं सुखी तो नहीं हो रहा हूं। मेरी वो जो स्टेट ऑफ माइंड है, भय से मुक्ति, अभाव से मुक्ति, असुरक्षा से मुक्ति, भूतकाल की पीड़ा से मुक्ति, वर्तमान के विरोध से मुक्ति, भविष्य की चिंता से मुक्ति, सुख का सागर, स्टेट ऑफ माइंड, ये तो नहीं हो पा रहा है। तो क्या करेगा वो? क्या चीज के लिए कोशिश करे? जो कोशिश कर सकता था उसमें है नहीं, अब क्या करे? तो भाई साहब, बिना विचार के, विचार उसके लिए दौड़ेगा जहां आपके सुखी होने की संभावना आपको दिखाई देती है। यदि आपके लिए आपके सुखी होने की कोई संभावना ही नहीं बची है, सब कुछ आपका टेस्टेड एंड ट्राइड है, तो विचार भी क्या चीज के लिए दौड़े? और जब विचार नहीं दौड़ता तो करोगे भी क्या? क्योंकि करोगे वही जो विचार बोलता है। और विचार आपका कुंद हो गया है, क्षुब्ध हो गया है, और कहीं जिंदगी में सुख नहीं है, तो आदमी क्या करेगा? सुसाइड करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचता है। जिंदगी के सारे दरवाजे बंद होते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, कितना पैसा होने से मेरी पत्नी हमेशा के लिए मेरे से प्यार करेगी? कितना पैसा होने से बच्चे हमेशा सम्मान करेंगे? राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति का और पत्नी का झगड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वे पड़ोसी नहीं सुनेंगे, घर इतना बड़ा है, पड़ोसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन झगड़ा तो हो ही सकता है, क्या फर्क पड़ता है? तो इसका मतलब ये हुआ, कोई भी पद, कोई भी धन, कोई भी रूप, कोई भी इंद्रिय सुख और एक झंझट, यदि आपको अपने बारे में ये निष्कर्ष आता है कि मैं इंद्रियों के मामले में नियंत्रित नहीं हूं, तो आपका स्वयं के प्रति विश्वास बढ़ता है कि घटता है?
आप हर बार कोशिश करते हैं ओवर ईटिंग ना हो, ओवर ईटिंग होती है, तो आपका स्वयं के प्रति विश्वास बढ़ता है कि घटता है? घटता है। इसका मतलब है इंद्रिय सुख में कोई सुख की निरंतरता नहीं है। साथ में यदि इंद्रियों के मामले में मैं अपने आप को कमजोर पाता हूँ तो मेरा स्वयं के प्रति विश्वास घटता है। आपको अपने भाई के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए लगता है कि ये आदमी इंद्रियों के मामले में नियंत्रित नहीं है, तो उसके प्रति हमारा विश्वास बढ़ता है कि घटता है? घटता है। तो यदि जीने के अर्थ में देखेंगे तो इंद्रिय सुख का कोई ज़्यादा संबंध दिखाई नहीं देता है। इसलिए इंद्रिय सुख अच्छा लगता है, अच्छा होना अलग है। इसलिए इधर वाली जो कैटेगरी है इसको बोलते हैं अच्छा लगना। इधर वाली जो कैटेगरी है इसको बोलते हैं अच्छा होना। क्या फर्क है अच्छा लगना और अच्छा होना में? अच्छा लगना और अच्छा होना में क्या फर्क है? अच्छा लगना, अच्छा होना। है? अच्छा लगना बुरा भी हो सकता है, और है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। अच्छा लगना बुरा भी हो सकता है, पर अच्छा होना अच्छा लगता ही है हमेशा, एक अंतर। दूसरा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। तीसरा कोई एग्जाम्पल देके बताओ अपनी भाषा में अच्छा लगना, अच्छा होना, एक सेंटेंस में यूज करके दिखाओ। क्लासरूम में ऐसा कराते थे ना, इन शब्दों को उस वाक्य में प्रयोग करो। तो अच्छा लगना, अच्छा होने को वाक्य में प्रयोग करो। माइक। अच्छा लगना सर, जैसे हम कोई भी फास्ट फूड खाते हैं जो मैदा है, अपने लिए अनहेल्दी है, लेकिन मैं कोई अच्छी नॉवल या अच्छी बुक पढ़ती हूँ तो वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। अच्छा होना। अच्छा लगता भी है, अच्छा होने की तरफ जा भी सकता है। यस सर। जैसे मैं कहूँ कि आप बहुत अच्छी दिख रही हो, जी सर। तो आप तो इतने में ही खुश हो जाते हो। अगला सेंटेंस अभी सुना ही नहीं है, पर आप अच्छी हो नहीं। जी सर। तो क्या मतलब हुआ? अच्छी लग रही हो मतलब? अच्छा लगना। आप अच्छा अच्छी लग रही हो मतलब? जरूरी नहीं है। अपीयरेंस, अपीयरेंस। फिजिकली। यस। आपके कपड़े, आपका है ना चेहरा मोहरा, ये अच्छा लग रहा है, लेकिन आप अच्छी हो नहीं, इसका मतलब व्यवहार, आचरण, स्वभाव। ठीक है, तो अब ये क्लैरिटी हो गई कि अच्छा लगना कि अपने तो इतने ही किसी ने बोल दिया उतरे, ये मेरे को समझता है। इस एज में कोई ऐसा बोल दे कि आप अच्छी लग रही हो, ये मेरे को समझता है, क्योंकि अब तो इतने में ही घायल हो जाते। तो आपको ये पता नहीं है वो अच्छा है कि नहीं। हेलो। सर एक्चुअल जैसे अपन एग्जांपल के तौर पे ये ले सकते हैं कि व्यायाम करना अच्छा होता है। हाँ। सैर पर जा मतलब सुबह सैर पर जाना ये चीज़ अच्छी होती है। हाँ। लेकिन व्यक्ति को अपने केवल सरफेस लेवल पर अगर देखें, हम सीधा यही बोलेंगे कि वो व्यक्ति जैसा दिखा रहा है उस हिसाब से हम बोल देंगे कि वो अच्छा लग रहा है ना। लेकिन एक्चुअल में हो सकता है वो अच्छा ना हो। हाँ। लेकिन व्यायाम करना वो एक्चुअल में अच्छा होता है। व्यायाम करना अच्छा होता है, लेकिन कितना व्यायाम करना और वो सब भी फिर उसमें शामिल हो जाएगा। हाँ एक्चुअली। किसी ने ज़्यादा कर दिया तो वैसे ही, अभी तो आजकल है ना वो क्या बोलते हैं, एप्स, सिक्स पैक्स, जो सभी मजदूरों में पाई जाती है। तो इतनी कौन सी बड़ी बात है यार, सभी मजदूरों में होती है ना। लगे हैं गांव-गांव में जिम खुल गए ना, जहां मेहनत करने की पहले से ही बहुत जगह थी। तो हम ये जो बात है, ये हम अच्छा होना चाहते हैं कि अच्छा दिखना चाहते हैं? हमारी जिंदगी की सारी मेहनत अच्छा होने की तरफ है कि अच्छा दिखने की तरफ है? पैकिंग अच्छी कर रहे हैं, माल गड़बड़ है ना। तो लगातार पैकिंग पे ध्यान है, पैकिंग पे ध्यान है ना। ये सरकारी नौकरी भी पैकिंग है ना, समझ लेना। ये भी माल नहीं है, माल वो है जो आप डिलीवर करोगे। तो इसका मतलब है कि ये सब पैकिंग ही है फाइनली।
तो माल वो है जो हम डिलीवर करें। एक पिता होना भी पैकिंग है, माँ होना भी पैकिंग है। एक माँ के रूप में मैं जो डिलीवर करता हूँ, एक पिता के रूप में मैं जो डिलीवर करता हूँ, है ना, तो मैं माँ बोलने से केवल माँ हो जाता हूँ, यदि मैं डिलीवर नहीं करता हूँ तो सारा सम्मान खत्म। तो इसका अर्थ है कि जो कुछ भी हमारा ध्यान अभी है सब तरफ, सारा ध्यान पैकिंग पे है, माल पूरा गड़बड़ है, इसलिए अपनों से दुख पाया है, अपने से दुख पाया है। ये जो अपनों से पाया है और अपने से पाया है, ये पार्ट, मानसिकता वाला पार्ट, ये पूरा पूरा छूटा हुआ है। पूरी एजुकेशन में कहीं एड्रेस नहीं होता है, परिवार में एड्रेस नहीं होता है। तो देखो कितने प्रतिशत लोग हैं जो सामान से सम्मान की तलाश में हैं, सुविधा से सुख की तलाश में हैं? कितने प्रतिशत? ऊपर वाला माला खाली। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टैनफोर्ड से पढ़ के आए कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, ऊपर वाला माला खाली है। ठीक, आपने पीएचडी कर लिया, आपने बड़ा पद पा लिया, ये सारा मामला यहीं आके निकला कि हमारी सारी तैयारी स्किल के रूप में है, मानसिकता के रूप में हमारी तैयारी नहीं है। इसलिए ये कभी सफल होगा, ये कभी सफल होगा? सामान से सम्मान कभी पाएंगे? देखो थोड़ी सी एक्सरसाइज कराता हूं। केवल शांत होके इतना याद करो कि जिस आदमी की आप दिल से इज्जत करते हो उसको याद करो। कर लिया? कोई कोई तो बोलता है सर कोई याद नहीं आ रहा है। कहीं कहीं तो इतनी गरीबी है, एक भी आदमी आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं है जिसकी आप दिल से इज्जत करते हो। इससे बड़ी गरीबी और कुछ हो नहीं सकती, और आपकी जिंदगी को आप कोई पार लगा नहीं सकता। क्योंकि यदि मेरे लिए कोई रोल मॉडल ही नहीं है, मेरे लिए कोई आदर्श ही नहीं है, मेरी कोई मंजिल ही नहीं है, और नहीं तो फिर मैं अपनी इज्जत करूंगा, यदि मिनिमम ये तो होगा ही। तो ना मैं अपना दिल से सम्मान कर पाता हूं ना दूसरे का। खैर छोड़िए। तो जिस भी व्यक्ति को आपने याद किया, कर लिया, कर लिया। अब बताइए उस आदमी का सम्मान आप क्यों करते हैं? उसके पास गाड़ी बड़ी है, पद बड़ा है, 6.5 फुट का है, रंग गोरा है, ऊंची जाति का है ना? तो जब आप किसी का सम्मान इन आधारों पे नहीं कर रहे हो, तो जिन आधारों पे आप दूसरे का सम्मान कर रहे हो, तो आपका आधार कोई किस, आपका सम्मान कोई किस आधार पे करेगा? उसी आधार पे करेगा। कितना सिंपल है। बेकार में परेशान हो रहे। शादी में जाते हैं तो कैसे जाते हैं? शादी का गजब का काम है। शादी बहुत गजब का काम है। घोर, इधर तो ठंड कितनी पड़ती है मेरे को पता नहीं है, दिल्ली में घोर दिसंबर की ठंड में महिलाओं को ठंड नहीं लगती। सिंगल ब्लाउज में शादी हो रही है, और घोर गर्मी में जून के महीने में दूल्हा 3 पीस में। है? हाँ, मेरे को पता है, इसलिए मेरे को सेफ साइड रहना पड़ता है ना, दोनों तरफ बैलेंस करके चलना पड़ता है। कैसी अद्भुत बात है। तो अब ये भी समझ में आता है कि मेरे को, वो थी ना पुराना गाना, पल भर के लिए झूठा ही सही, अपन वहां पहुंच गए। अभी ये तो हमको पता है कि दिल से तो कोई हमारा सम्मान करेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई मटेरियल अपने पास दिखता ही नहीं है। तो कम से कम कोई प्रभावित तो हो जाए, कोई मेरी साड़ी से प्रभावित हो जाए, कोई मेरी गाड़ी से प्रभावित हो जाए, कोई मेरी शक्ल से प्रभावित हो जाए। तो हम एक दूसरे को प्रभावित करने में लगे हैं, एक दूसरे को अपने प्रभाव में लेना चाहते हैं। वो जो दिल से इज्जत देना और लेना होता है, शायद वो हमारा आत्मविश्वास ही खो गया है कि ऐसा कुछ हो सकता है। कैसा? देखो हमारे समय में मोबाइल नहीं था, तो हमारा एक दोस्त होता था। हर एक का कोई एक दोस्त ऐसा जरूर होता था जिसके साथ उसका कुछ भी बचा हुआ नहीं है, सब कुछ एक दूसरे को पता है। तो एक के साथ में जो दोस्ती है, जो आर पार दोस्ती है, वो जो एक के साथ में जीने का सुख है, कि किसी के साथ मैं जैसा हूं वैसा उसको पता। दोस्त की गाली भी अच्छी लगती,
दोस्त की गाली कहाँ बुरी लगती, और कोई दूसरा ऐसे दे दे एक गाली तो आर पार हो जाएगी, है ना। इसका मतलब है कि एक दोस्त हमको इसलिए अच्छा लगता है कि मैं जैसा हूं वैसा उसने मेरे को स्वीकारा है। मैं दोस्त के घर जाता हूं तो क्या पहन के जाता हूं मेरे को ध्यान रहता है, और दूसरे के घर जाना हो तो शादियों में सभी एक दूसरे को ऐसा प्रभावित करने जाते हैं और लौट के ऐसा कपड़े उतार के फेंकते हैं जैसे जेल से निकले हों। बहुत मेहनत करके जाना पड़ता ना पुट्टी उट्टी मार के, है ना। तो आजकल तो जेंट्स का भी बहुत ब्यूटी पार्लर का चलन हो गया है, अब कॉमन हो गया दोनों का, ज्यादा अंतर नहीं रह गया। तो इन सारी चीजों को देखते हैं तो हमारी अधिकांश चीजें पैकिंग है, पैकिंग को बढ़िया करने के लिए बहुत मेहनत है, मटेरियल गायब है, इसलिए लास्ट में थकान ही मिलती है और झंझट। शादी दूसरे की उसने 5 स्टार में अरेंज कर रखी है, अब मेरे को लगता है मेरा सूटकेस तो ये पुराना है, अब शादी उसकी है, सूटकेस मैं बदल रहा हूं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो पता चला 25,000 खर्चा मेरा हो गया, 50,000 एक सूट बनवाना पड़ गया उस चक्कर में। अब वही सूट पिछली बार पहन के गया था, इस बार कैसे पहनूं। ये कितना हमारे ऊपर टैक्स लग रहा है फालतू का। अब मेरा घर कैसा हो कि पड़ोसी देख के बेहोश हो जाए, तो मेरी सारी मेहनत किस बात के लिए, केवल दूसरे को प्रभावित करने के लिए, और जो कि मेरा कोई सम्मान बाद में करेगा नहीं उस बात पे, वो मेरे से द्वेष ही करेगा। यदि मेरा मकान आपसे बड़ा हो गया तो आप मेरे को इज्जत थोड़ी देते हो, आप मेरे से द्वेष करते हो। हम तो थोड़ा सा भी ना वो सोचने वाला काम ऐसा लगता है, देखो जैसे ABCDE, पीछे भी है आगे भी है। जिंदगी भर में आदमी या तो कभी रूप के आधार पे अपने आप को बड़ा मानता है, या कभी धन के आधार पे अपने आप को बड़ा मानता है, पद के आधार पे अपने आप को बड़ा मानता है। A की तुलना में B रूप बल धन पद में अधिक है, B की तुलना में C अधिक है, C की तुलना में D अधिक है, ऐसे है। A की तुलना में A B को सफल मानता है कि असफल मानता है? A B को सफल मानता है कि असफल मानता है? और A अपने आप को, B C को सफल मानता है, B अपने आप को, C अपने आप को, D अपने आप को, E अपने आप को। अब A 10 साल मेहनत करता है, B हो जाता है। अब वो किसको देखता है? C 10 साल मेहनत करता है, D हो जाता है। अब वो किसको देखता है? A 10 साल मेहनत करता है, C हो जाता है। अब किसको देखता है? और हमेशा सफल रहता है कि असफल रहता है? और एक दिन लास्ट में मर जाता है। तो सफल होके मरता है कि असफल होके मरता है? इतना ही तो कर रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक बहुत पॉपुलर गेम है, आओ चुगली चुगली खेलेंगे। राजस्थान में खेलते हैं कि नहीं खेलते? खेलते हैं। चुगली चुगली का क्या मतलब होता है? चुगली चुगली क्यों खेलते हैं हम? सुखी होने के लिए। हाँ, सुखी होने के लिए। तो दो लोग मिलके एक तीसरे को बीच में रख लेते हैं और दोनों मिलके उसकी पिटाई करते हैं। हमने तो बहुत समझाया था, वो समझा नहीं था, वो ऐसा ही है, कभी नहीं समझेगा। तो कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं? हम दोनों ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों समझदार हैं, वो नासमझ है। हम दोनों समझदार हैं, वो नासमझ है। ऐसा हम दोनों तय कर पाएंगे जब किसी एक को सिद्ध कर पाएंगे कि वो नासमझ है। तो बेसिकली मुद्दा क्या है? मैं अपने आप को सुंदर बताना चाहता हूं। अब सुंदरता का कोई यूनिवर्सल मापदंड है? नहीं है। अब मेरे को अपने आप को सुंदर बताना है तो मैं कैसे बताऊं?
तो मैं कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ एक बढ़िया बात पकड़ने की है कि जब हमारे पास कोई एब्सोल्यूट मापदंड नहीं होता है तो इवैल्यूएट करने के लिए हमको किसी दूसरे से कंपैरिजन करना होता है। जैसे मैथमेटिक्स में 100 में 100 आउट ऑफ 100 आ जाएं या दूसरे से ज्यादा आ जाए, क्या ठीक है? 100 आउट ऑफ 100 आ जाए। तो जब मैं 100 आउट ऑफ 100 अपने टारगेट को सेट करता हूं तो मेरे को दूसरे किसी से कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब मैं 100 आउट ऑफ 100 अपने आप को सेट करता हूं तो कोई मेरे से ज़्यादा आ जाए तो मेरे को परेशानी, तो उसको देख के मेरे को उत्साह बढ़ सकता है कि इसके आ सकते हैं तो मेरे भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब है जब मेरा मापदंड पूर्णता होता है, जब मेरा मापदंड एब्सोल्यूट होता है, कंप्लीट होता है, तो मेरा कंपैरिजन किसके साथ है? मेरा कंपैरिजन मेरे मापदंड के साथ है। मेरे 100 में से 100 नहीं आए, मेरे 100 में से 100 आए, उसके लिए मैं क्या करूं? तो मेरे राम से ज़्यादा आए कि श्याम से ज़्यादा आए, उसकी तुलना में मेरे 100 में से 100 आए, मेरा मापदंड ऐसा है। तो जब मेरे पास एब्सोल्यूट मापदंड होता है तो मेरे को राम और श्याम की आवश्यकता नहीं है, और जब मेरे पास एब्सोल्यूट मापदंड नहीं है तब मैं क्या करूंगा? तो मैं अच्छा हूं ये बताने के लिए, मैं आगे निकल गया हूं ये बताने के लिए कोई पीछे रह गया है, मेरे को मापदंड देखना पड़ेगा। तो बताओ कितने पैसे होने से एक आदमी सफल कहलाएगा? इसका कोई एब्सोल्यूट मापदंड नहीं है। भारत की सुंदरता और अफ्रीका की सुंदरता एक ही जैसी है कि अलग अलग है? भारत में ट्रक जा रहा होता है, उसके पीछे लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अब ये ट्रक अफ्रीका में जाएगा तो इसके पीछे क्या लिखेंगे? वहां सारे ही काले हैं, उनको लिखना पड़ेगा बुरी नजर वाले तेरा मुंह गोरा, है ना? भारत में बाल की सुंदरता और वहाँ की बाल की सुंदरता अलग है। भारत में सुंदरता के मापदंड अलग हैं, उनके सुंदरता के ऐसे भी सुंदरता का कोई मापदंड होता नहीं है जिससे प्यार हो जाता है और बाकी लोग कहते हैं पगला तो फंस गया है। वो तो वही जो कहता है नहीं नहीं ठीक ही है। हर माँ को अपना बच्चा सुंदर ही लगता है ना? तो इसका मतलब फिर बोलते हैं कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती, तो लास्ट में आके यही बोलना पड़ता है ना? तो इससे ये क्लैरिटी बने कि जब किसी चीज का एब्सोल्यूट मापदंड नहीं होगा तो कंपैरिजन हमारी मजबूरी होगी, कंपैरिजन में छोटा बड़ा होगा, कंपैरिजन में कम ज्यादा होगा, कंपैरिजन में हीनता अहंकार होगा, कंपैरिजन में सुख दुख होगा। तो इसका मतलब है कि जिंदगी की समझ नहीं है तो हमारे पास जिंदगी के एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं है। जिंदगी की समझ आ जाएगी तो ये कंपैरिजन से हम बच पाएंगे, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि सामान से कोई सम्मान नहीं हो सकता है। मैं खुद ही अपना सम्मान नहीं कर सकता हूँ। देखो पुराने में आपको याद होगा वो डॉक्टर तो आपके नाम के अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते ही हैं। धीरे से इंजीनियर को लगा यार हम कुछ लगा ही नहीं रहे हैं, तो उसने भी ER लिखना शुरू किया। बीच में एक फैशन चला था, फिर उसको बोर हो गए, हटा दिया, है ना? अब कोई नहीं लगाता। तो डॉक्टर का अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना एक सामाजिक आवश्यकता है, ताकि यदि उसको पता चल जाए भी ये डॉक्टर है, कोई मदद लेने की जरूरत है तो उसको पहचान सके। उसका मीनिंग अलग है। आपको पुराने याद होंगे मकान घर के आगे लिखा रखता था BA MA LLB। अब यार MA किया है तो BA किया ही होगा, लिख 5th 10th 12th सारा ही लिख दे, है ना? उस समय समाज में लोग कम पढ़े लिखे होते थे, कोई थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेता था तो अपने नेम प्लेट पे बढ़िया पुतवा के रखता था। अब अधिकांश लोग आप पाएंगे अपने नेम प्लेट पे पढ़ाई नहीं लिखते हैं। अधिकांश लोग अपने विजिटिंग कार्ड पे एजुकेशन अब नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि सारे ही पढ़े लिखे हैं, अब क्या लिखना, उसका पहचान की जगह में आता ही नहीं वो, है ना? तो धीरे से हमको पता चलता है इस सामान से मैं स्वयं भी अपने आप में सम्मानित नहीं होता, किसी तरह की सुविधा स्थायी सुख को देती नहीं। तो हमारा झंझट इतना ही है कि हमको सुख समझ में आया, जोर से बोलो, नहीं आया।
हमको सम्मान समझ में आया? नहीं आया। कितने साल बाद? क्या है वो हरारी, लुआन हरारी, क्या है वो बोलता है, गूगल बोलता है कि मानव इस धरती पे 60 लाख साल से है। 2 लाख साल से ऐसा ही है जैसा अभी दिखता है। 2 लाख साल से और आत्मा परमात्मा की सारी बात करके कितने लोगों को हमको समझ में आया कि यार सुख क्या है और सही अर्थों में सम्मान क्या है। पीएचडी करने से नहीं आया, आईएएस होने से नहीं आया, आईपीएस होने से नहीं आया, मंत्री होने से नहीं आया, यूएन का सेक्रेटरी होने से नहीं आया। इसका मतलब किसी को अपन दोष दे रहे हैं ऐसा नहीं है, उसका वो कंटेंट उसके दायरे में आता ही नहीं है, क्योंकि वो तो स्किल ही है ना। जिंदगी उसमें है नहीं, इसलिए जिंदगी हमारे पास है नहीं। तो बताओ सुख क्या है? सुख क्या है? सुख मतलब संडे टू संडे, हमेशा, स्थाई। स्थाई का मतलब फिर वो स्टेट ऑफ माइंड ही हो सकता है। तो बेसिकली मेरी कोई मनः स्थिति ऐसी है, ऐसी मनः स्थिति का मतलब है कि मेरे भाव और विचार की स्थिति 24/7, मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदाई है, हमेशा के लिए सुखदाई है। इसका नाम है स्टेट ऑफ माइंड। पैसा कम ज्यादा होता रहेगा कि नहीं, शरीर बीमार होता रहेगा कि नहीं, तो परिस्थितियां बदलती रहेंगी, घटनाएं बदलती रहेंगी, पर मैं क्या चाहता हूं, सुख बना रहे कि नहीं, बना रहे। तो मैं परिस्थितियों से प्रभावित हूं कि नहीं, चाहता तो हूं कि ना हूं, है ना। तो मैं कब परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होऊंगा? तो मैं हमेशा सुखदायी कब हो सकता हूं? जब मेरे पास समाधान होगा कि मेरे पास समस्या होगा? जब मेरे पास समाधान होता है तभी मैं हमेशा सुख के साथ हो सकता हूं, तभी मेरा भाव और विचार स्थिर रह सकता है। एक रिलेशन हमने पहचानने की कोशिश की। बढ़िया। तो बताओ हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। हाथ उठाओ। होते हैं। सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। अभी सब पलटने वाले हैं, देखो एक लाइन बोलूंगा सारे पलट जाएंगे। हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि समाधान का ना होना हमारा दुख है। इतने में पलट गए। तो सोचने की मशीन बंद है, केवल पैसा की दर से आएगा और भोग की दर से होगा। सारी सोचने की मशीन उधर लगी है। देखो आपको याद है, मेरे को स्कूल के दिनों की याद है, वो टीचर क्वेश्चन पूछती थी क्लासरूम में, जब छोटे होते थे ना, क्लास 1 2 3 4। जब क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता था तो क्या करते थे? जब क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता था तो क्या करते थे? दूसरे की पीठ के पीछे मुंडी डाल देते थे। टीचर देख मत ले, क्योंकि आंख से आंख मिली, पूछ देगी बताओ। और जिसको क्वेश्चन आता था, टीचर। तो टीचर का क्वेश्चन पूछना समस्या है कि अवसर है, प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटी है? टीचर का क्वेश्चन पूछना अपॉर्चुनिटी है कि नहीं? हाथ उठाओ। फिर गलत। टीचर का क्वेश्चन पूछना घटना है। टीचर का क्वेश्चन पूछना घटना है। मेरे पास आंसर है तो मेरे लिए, आपके पास आंसर नहीं है तो आपके लिए समस्या है। तो टीचर अपने आप में समस्या है? टीचर समस्या नहीं है। टीचर अपॉर्चुनिटी है? नहीं, टीचर घटना है। मेरे पास आंसर है तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है,
किसी के पास आंसर नहीं है, उसके लिए प्रॉब्लम है। तो बाहर क्या है? बाहर समस्या है कि अपॉर्चुनिटी है? बाहर समस्या है कि अपॉर्चुनिटी है? बाहर घटना है। बाहर घटना है, ना समस्या है ना अपॉर्चुनिटी है। मेरे पास सॉल्यूशन है तो मेरे लिए, जिसके पास नहीं है उसके लिए समस्या है। तो सास क्या है? सास क्या है? सास क्या है? घटना है। अपना सीनियर ऑफिसर क्या है? घटना है। ठीक। बीमारी क्या है? घटना है। नौकरी का लगना क्या है? नहीं लगना क्या है? घटना है। सब घटना है। मैंने वो दिन देखा जब नौकरी कैसे छूटे इस चिंता में 3 महीने में 3 kg वेट लूज किया। नौकरी कैसे छूटे। और मेरा एक दोस्त, हम लोग साथ में इंजीनियरिंग किए थे, वो एयरफोर्स में चला गया। एयरफोर्स में चला गया, वहाँ जाके उसको बेरोजगारी हो गई। अरे यार कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, और फालतू प्रतिभा खराब हो रही, तो उसको रिज़ाइन करना था। अब वो चला गया मेरे ख्याल से परमानेंट कमीशन में। तो 92 में हम 5 लाख रुपया हाथ में लेके मंत्रियों से मिलते थे कि कोई इसकी नौकरी छुड़वा दे। एयरफोर्स की शानदार नौकरी, दिल्ली में फ्लैट, शानदार सुविधाएं, है ना, और बढ़िया सैलरी, कोई कमी, मतलब उस तरह से देखोगे तो ठीक ठाक रहते। लेकिन उसको लगता था कि नहीं, मेरे को सॉफ्टवेयर में काम करना है और मेरे को अमेरिका जाना है। तो फाइनली वो 2-3 साल मेहनत करके किसी तरह से मेडिकल ग्राउंड पे छुट्टी लेके जॉब छोड़ के अमेरिका भाग गया। तो ना नौकरी मिलना सुख है, ना नौकरी छूटना सुख है, ना शादी होना सुख है, ना नहीं होना सुख है, ना पैसे का आना सुख है, ना पैसे का जाना सुख है, ना जन्म सुख है, ना मृत्यु सुख है। सुख क्या है? स्टेट ऑफ माइंड। ये सब घटनाएं हैं, ये सब घटनाएं हैं। इन घटनाओं को मैं कैसे लेता हूं? कोई मर गया, अपने को अखबार में सूचना मिली, बोले मजा आ गया, क्योंकि अपन चाहते थे वो मर जाए। ठीक। तो मैं किसी के मरने से भी सुखी दुखी नहीं होता हूं, भूल जाइए। आदमी किसी के मरने से सुखी दुखी नहीं होता है। वो दुखी किस बात के लिए हो रहा है? वो जो तुमसे सुख मिल रहा था उसका क्या होगा? वो जो तुमसे सुख मिल रहा था उसका अब क्या होगा? एक 9 साल के बच्चे के माँ बाप चले जाएं, और आज की डेट में मेरे 55 एज है, मान लो मेरे माँ बाप जाएंगे ही, आगे पीछे समय आएगा ही, तो कौन ज़्यादा दुखी होता है? 9 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 15 साल का, क्योंकि अभी वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली डिपेंडेंट है। तो हमारा सारा खेल इतना है कि मैं जो कुछ भी करता हूं मेरी जिंदगी में मेरे सुखी होने के लिए करता हूं। असहमत होकर देख लें, आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करते हो अपने सुख के लिए करते हो, ना पति के लिए करते हो, ना बच्चों के लिए करते हो, ना समाज के लिए करते हो। असहमत होकर देखें। आप बताओ, आपने ऐसा कोई काम किया हो जो अपने सुखी होने के लिए ना किया हो? आज संडे है, मेरा दुखी होने का मन है, चलो बॉस से मिलके आता हूं। ऐसा करते हो? ऐसा आप नहीं करते हो। आप बच्चों के लिए क्यों करते हो? क्योंकि बच्चों के लिए करना आपको सुखदायी लगता है। रोड जाते बच्चों के लिए तो नहीं करते हो। तो आप समाज के लिए क्यों करते हो? हम क्यों ये फ्री कैंप चला रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। अभी एक बार अपने घर से निकला हूं, 2 महीने बाद घर लौटूंगा। मेरा भी घर है, मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन 2 महीने बाहर रहूंगा। अभी फिर 7 दिन के लिए जाऊंगा, फिर निकल जाऊंगा। क्यों करते हैं ये सब? जिसको जो सुखदायी लगता है करता है। मेरे को लगता है कि ऐसा करने से, है ना, मैं भी बेहतर होता हूं और ये समाज बेहतर रहने की जगह हो सकता है, और मैं समाज को बेहतर रहने की जगह के रूप में देखना चाहता हूं। मैं इसलिए ऐसा करता हूं। तो इसका मतलब है, चाहे आदमी दारू पिए, चाहे आदमी ध्यान करे, चाहे आदमी मोक्ष पाए, चाहे आदमी मर्डर करे,
वो जो कुछ भी करता है अपने सुख की तलाश में करता है और सुख उसको समझ में आया नहीं। तो धरती पे केवल एक काम हो जाए कि आदमी को सुख समझ में आ जाए तो ये धरती स्वर्ग हो जाए और आदमी कोई गलती नहीं करेगा, क्योंकि मानव जो कुछ भी करता है किसी सुख की तलाश में करता है, किसी सफलता की तलाश में करता है, अपनी आवश्यकताओं की तलाश में करता है। उसकी क्लैरिटी हमारी नहीं है इसलिए करते हैं। हाँ जी, कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे? कुछ समझ में आया कि कथा ही चल रही है? लिख डालिए क्या समझ में आया। इतनी सारी चर्चा से आपके ध्यान में कितने मुद्दे आए, है ना? किन चीज़ों पे आप सहमत नहीं हैं ऐसा भी लिख सकते हैं। जितनी चर्चा मैंने आपके सामने की, क्या अपने समझ में आ रहा है? किन मुद्दों पे ध्यान जा रहा है? कहाँ गैप्स दिखाई दे रहे हैं? उन गैप्स को फिलअप करने की तैयारी आगे करेंगे। एक बार लिख डालिए क्या समझ में आया। थोड़ा माइक पास में रखो। मेरा नाम देवेंद्र है और मैं 13 इयर्स का हूँ। कहाँ पढ़ते हो? उधर ही उदयपुर के अंदर। अच्छा, बढ़िया। तो अच्छा, जो जो मेरे ध्यान में आया मैं वो बताता हूँ। हाँ। सुख, सम्मान, सुविधा। मतलब अगर मैंने कुछ भी बेकार कपड़े पहने जैसे और फिर मैं यहाँ पर आ गया तो सब लोग मुझे ऐसे नहीं पहचानेंगे कि मैंने बेकार कपड़े पहने हैं। सब लोग मुझे ऐसे ही देखेंगे कि जैसे मैं अच्छा हूँ। और अगर मैंने कोई अच्छी ड्रेस नहीं पहनी, मैं अगर ऐसा मतलब कुछ भी अच्छा दिखने का काम नहीं करता हूँ तो भी लोग मुझे बुरा नहीं मानेंगे। और अगर मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं सबसे जैसे मैं किसी को भी जलाने की कोशिश करता हूँ तो सब मुझसे जलेंगे, ऐसा। गुड। हाँ जी, और कोई शेयरिंग करें? सुबह से अभी तक यदि उसको समराइज करें तो क्या हमारे पास पहुंच रहा है, किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं? कोई पॉइंट आपके ध्यान में आया हो तो उसको शेयर करें। हाँ जी। मेरा नाम कादम्बिनी कुमावत है, मैं उदयपुर से ही हूँ। मुझे अभी तक ये समझ में आया कि हर मानव अपनी समझ से ही समझेगा, समझ से ही सुखी होगा। किसी के कहने से या कोई नियम बनाने से वो सुखी नहीं होगा। जी। मेरा नाम संगीता शंकर रोथ है, मैं सीडीपीओ हूँ। सर, सुबह से आपको सुना, मैं एक लाइन में बताना चाहूँगी। मैंने यही सीखा कि जीवन जीना बहुत ही सरल है, बहुत सरल है जीवन जीना, लेकिन हम आए दिन हमारे जीवन को कॉम्प्लिकेटेड बनाते रहते हैं। अगर जितनी जद्दोजहद हम अपने जीवन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने में करते हैं, उसका 50% भी अगर हम जीवन को सहज रूप में लेना सीख जाएं तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी भैया। हाँ जी। परिचय। मेरा नाम भरत कुमावत है और सवेरे से अभी तक की जो यात्रा रही है अभी, तो एक तरह से एक रियलाइजेशन उभरा मन में कि जब पीछे बचपन से अभी तक देखा जीवन को, तो जब हम छोटे थे तो हम भाई थे, 8-10 भाई थे छोटे छोटे, तो हम माचिस की डिब्बियों से भी पत्ते तोड़ तोड़ के खेल लेते थे और पत्थर से ही खेल लेते थे। कभी गिलहरियों को पकड़ने में पीछे पड़ के ही दिन भर खुश हो जाते थे और कोई साधन भी नहीं थे किसी के भी पास। लेकिन आज वही सब भाइयों के पास गाड़ियाँ भी हैं, मकान भी हैं, सब कुछ है, उनके भी बच्चे बच्ची हैं, लेकिन वो प्यार नहीं है एक। और दूसरा, हम स्वयं, भली मैं स्वयं में देखूं, दूसरों में देखूं, तो एक हीनता और श्रेष्ठता की भाव के बीच झूला बन गए और एक प्रकार का स्थायी असंतोष मन में लेके जी रहे हैं। और इस आशा के साथ कि सब कुछ पहले जैसा कैसे हो जाए, वो प्यार और वो जो एक अखंड विश्वास था आपस में, वो कैसे हो जाए, ये एक जिज्ञासा मन में आई। जी, बढ़िया। हाँ जी। और
हाँ, नमस्ते जी। आप इस प्रस्तुति से कि हम यदि अपनी सोच को, स्टेट ऑफ माइंड को यदि हम विस्तृत करते हैं, हम यह नहीं सोचें कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम सहज, स्वाभाविक, नेचुरल जीवन जीने की ओर अग्रसर हों। अपनी तुलना सिर्फ अपने से करें, दूसरों से नहीं करें। जीवन को समाधान की ओर फोकस करें, समस्या की ओर फोकस न करें, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को आनंददायी बना सकते हैं। हर व्यक्ति चाहता है एंजॉय करना जी, और वह एंजॉय स्टेट ऑफ माइंड में है प्रत्येक बढ़िया। व्यक्ति की अपनी सोच से। बढ़िया धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समाधान के रूप में आई थी, उस पर किसी का ध्यान गया, देखते हैं आपकी तरफ से आती है कि नहीं। और कोई शेयर करना चाहेंगे? हम कंपैरिजन क्यों करते हैं और कंपैरिजन से कैसे बच सकते हैं, इसको लेके कुछ डिस्कशन में आया था। वो किसी तक पहुंचा तो आपके शब्दों में शेयर कर सकते हैं। सर, हम कंपैरिजन्स इसलिए करते हैं कि हमें लगता है हमें सम्मान मिलेगा, हाँ, उससे दूसरों को दिखा के हमें सम्मान मिलेगा, बट ऐसा होता नहीं है। और हमें ये नहीं पता होता कि हमारा सुख कहाँ है, इससे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। और यहाँ तक तो ठीक है, और आगे? हाँ, माइक इधर आगे दीजिए। कंपैरिजन करने के मूल में जो सर, कंपैरिजन करने का मूल रीज़न ये है कि अपन दूसरों को अपने आप से कोई सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। हाँ, कि मैं बेस्ट हूँ, इसलिए कंपैरिजन हाँ, कर लेते हैं अपने। और कंपैरिजन से कैसे बच सकते हैं? कंपैरिजन में जो नेगेटिविटी है उससे कैसे बच सकते हैं? नेगेटिविटी से तो अपने आप को कॉम्पिटिटर माने खुद का और अपना लेवल बढ़ाए, दूसरों की तरफ ना देखें। हाँ, बढ़िया। आगे माइक दीजिए, इधर पीछे एक माइक। सर, जैसा कि आपने बताया, कंपैरिजन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड नहीं है। बस ये बात पकड़ने लायक है कि हमारे पास कोई एब्सोल्यूट मापदंड नहीं है, एब्सोल्यूट लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य भी ऐसा है कि उससे मेरी सैलरी ज़्यादा हो जाए, तो मेरा लक्ष्य हमेशा किसी दूसरे के कंपैरिजन में है, क्योंकि मेरे पास अपनी ग्रोथ का, अपनी श्रेष्ठता का, अपनी अच्छाइयों का कोई एब्सोल्यूट मापदंड मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास मानव की समझ नहीं है। देखो, एक और समझने लायक बात है, उसके बाद ब्रेक करेंगे। शिक्षा ने एक बढ़िया बात को रिजॉल्व कर लिया कि कोई भी बोर्ड हो उसमें समानता को तय कर लिया, है ना। तो कोई राजस्थान बोर्ड से पढ़ के आए, कि दिल्ली बोर्ड से पढ़े, कि छत्तीसगढ़ बोर्ड से पढ़े, कि पंजाब बोर्ड से पढ़े, उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो जेईई देना है, मेडिकल में लेना है तो नीट देना है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस बोर्ड से आए हैं, तो सारे बोर्ड में समानता का धरातल हमको मिल गया। कोई बोर्ड छोटा है, बड़ा है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। भैया, आपने अच्छा किया है, परफॉर्म किया है, और सभी बोर्ड से बच्चे सिलेक्ट होते ही हैं। ये धर्म हमारे बीच में फंसा हुआ है, ये मानव का गाड़ी फंसा हुआ है। अभी मानव का हमारा ज्यादा समस्या साधन के कारण है कि ज्यादा समस्या हमारी मानव के कारण है? मानव के कारण। तो मानव की क्वालिटी का कोई मापदंड हो कि नहीं हो? मानव की क्वालिटी का, देखो, वस्तुओं की क्वालिटी है ISI, ISO, है ना। हम ज़्यादा पैसे दे के एक ब्रांडेड चीज़ इसलिए भी लेना चाहते हैं कि उसमें क्वालिटी अच्छी होती है। तो हम ज़्यादा पैसे दे के कोई ISI ब्रांड, है ना, या आज हमारा ऑफिस भी है, या हमारी कंपनी है, हमारा स्कूल है, उसको हम ISO ब्रांड करना चाहते हैं ताकि लोग उसको पहचान सके कि भाई कोई क्वालिटी वाली चीज़ है। और हमारी क्वालिटी को लेके जद्दोजहद आदमी के साथ ज़्यादा है। तो आदमी की क्वालिटी का मापदंड क्या होगा? जरूरत है कि नहीं? जरूरत तो है। तो जिस तरीके से हमने तमाम मेटल्स का, केमिकल्स का, इंस्टीट्यूशंस का की क्वालिटी को नापने का कोई पैरामीटर डेवलप कर लिया, यदि मानव की क्वालिटी नापने का भी कोई यूनिवर्सल पैरामीटर हमारे पास आ जाए, UHS, यूनिवर्सल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स,
UHS। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी आयु क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा देश क्या है और मेरी जाति क्या है, मेल हूँ कि फीमेल हूँ। यदि कोई मापदंड मेरे पास है और यूनिवर्सल मापदंड मेरे पास है तो मैं अपने आप को जांच सकता हूँ कि मैं 40% ह्यूमन बीइंग हो गया हूँ। जैसे अभी हम आकार से मानव हैं कि आचरण से मानव हैं? हम आकार से मानव हैं, आचरण से मानव होना शेष है। और यही हमारी पीड़ा है, अपने से भी अपनों से भी। तो मैं आचरण से मानव हो गया हूँ। उस आचरण को पहचानने का कोई यूनिवर्सल पैरामीटर हमारे पास होगा तो मैं पहचान सकता हूँ कि मैं 80% मानव हूँ आचरण से, कि मैं 70% मानव हूँ, कि मैं 40% मानव हूँ, कि मैं 90% मानव हूँ। यदि ऐसा मापदंड विकसित हो गया तो हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे, एक दूसरे की अच्छाई का सम्मान कर पाएंगे। तो क्या आचरण के मामले में ये नहीं हो सकता है कि बाप की तुलना में बेटे का आचरण श्रेष्ठ हो? ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। यदि आचरण को पहचानने की जगह बन गई तो अभी परिवार में हमारी दिक्कत यही है कि हम में से मान लो पति को लगता है कि वो सही है पर पत्नी को लगता है कि नहीं वो सही नहीं है। तो जो किसी एक को ठीक लगता है दूसरे को ठीक नहीं लगता है, जो माँ बाप को ठीक लगता है वो बच्चे को नहीं लगता है, जो बहू को लगता है वो सास को नहीं लगता है, जो सास को लगता है वो बहू को नहीं लगता है, जो अपने सीनियर ऑफिसर को लगता है वो हमको नहीं लगता है, जो हमको लगता है वो उसको नहीं लगता है। लड़ाई किस बात की है? स्ट्रगल इस बात की है कि सही गलत का कोई यूनिवर्सल मापदंड हमारे पास नहीं है। इसलिए जब हम मटेरियल वर्ल्ड को पढ़ते हैं तो उसको हम ऑब्जेक्टिव स्टडीज बोलते हैं, और जब हम मानव के पास आते हैं तो उसको हम सब्जेक्टिव बोलते हैं। सब्जेक्टिव बोलने का इतना ही मतलब है कि इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये सबके लिए अलग अलग होता है। यदि मानव के लिए भी ऑब्जेक्टिव स्टडीज का कोई फ्रेम हमारा बन जाए और वो यूनिवर्सल, लॉजिकल, अंडरस्टैंडेबल, लिवेबल, प्रैक्टिसेबल है ना, हेंस वेरीफाइबल, इन ग्राउंड्स पे आ जाए तो हम शिक्षा में मानवता को ला सकते हैं, जिंदगी को क्लासरूम में ला सकते हैं। ये जो आपसी विरोध है इससे मुक्ति पा सकते हैं। और उसका एक ही मतलब है कि सुख और सम्मान ये दोनों क्या है और इसको पाने का तरीका हम सभी मानव के लिए एक होगा कि अलग अलग होगा। यदि सुख और सम्मान को हम ऑब्जेक्टिवली पहचान पाए और उसको पाने का तरीका भी, प्रक्रिया भी ऑब्जेक्टिवली पहचान पाए तो जिंदगी क्लासरूम में आ जाएगी। सामान से सम्मान का फीता कट जाएगा, सुविधा से सुख का फीता कट जाएगा। सामान और सम्मान पाने की दुनिया अलग है और ये सामान पाने की दुनिया अलग है। इसका नाम स्किल है, इसका नाम मानसिकता है। मानसिकता जिंदगी समझने से आती है, स्किल भौतिक वस्तु समझने से आती है। स्किल से मानसिकता नहीं आती है, मानसिकता से भी स्किल पैदा नहीं हो जाती है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों को पाने का तरीका अलग है, दोनों की दुनिया अलग है। हम क्या मान के जी रहे? हम यही मान के, देखो अभी मैं फाइनल बात कह के ब्रेक करेंगे। एक मॉडल ये है कि जॉब सेंटर में हो उसके चारों तरफ जिंदगी गढ़ी जाए। एक मॉडल ये है कि जिंदगी सेंटर में हो उसके चारों तरफ जॉब सजाई जाए। पहला मॉडल, दूसरा मॉडल, कौन सा सही है? दूसरा मॉडल, क्योंकि जिंदगी हमेशा के लिए, मेरी माँ जिंदगी भर एक ही रहेगी, मेरा पिता भी जिंदगी भर रहेगा, मेरी बहन भी वही रहेगी, मेरी पत्नी भी वही रहेगी, दोस्त भी जो हैं उनके साथ संबंध बना ही रहता है। तो इसका मतलब है संबंध की दुनिया शाश्वत है। और समझेंगे ये और भी आगे जाता है। तो संबंध की दुनिया शाश्वत है, जॉब बदलती रहती। एक हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अपने 40 साल की एज में 25 बिजनेस किए हैं, अलग अलग तरह के 25 बिजनेस।
तो आदमी कितने प्रकार के स्किल एक आदमी को आ सकता है, कितने प्रकार की जॉब कर सकता है, कितने शहर बदल सकता है, ये बदलता रहेगा। तो कौन सा सही है? हम कौन सा जी रहे हैं अभी? हम फर्स्ट वाला भी नहीं जी रहे, हम ये वाला जी रहे हैं। हमारे सेंटर में भी जॉब है, हमारे बाहर भी जॉब है, क्योंकि खाना बनाना भी एक जॉब है, बच्चे को नहलाना भी एक जॉब है ना। एक समय वो था जब बच्चे नहीं आए थे तो मंदिर मस्जिद जाके गुरुद्वारों में मन्नत मांगते थे कि बच्चे आ जाएं तो हमारे घर में ज़िंदगी आ जाए, है ना। और बच्चे की किलकारी गूंजेगी तो घर खुशियों के मारे भर जाएगा। फिर एक दिन वो भी आया है, तुम चले जाओ तो हम जी पाएं। तो इससे भी समझ में आया, बच्चे का आना भी एक घटना है, बच्चे का जाना भी एक घटना है, इसका भी सुख दुख से कोई लेन देन नहीं। हमारी स्टेट ऑफ माइंड है जिसके साथ सुख और दुख चलता है। तो अभी जैसा हम जी रहे हैं, जो घर में है उसको पूछो तो मैं तो बस घर में हूँ, अभी थोड़ा सा अंग्रेजी में बोल के ठीक लगता है, होम मेकर हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो हिंदी में बोलो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, मामला वहीं का वहीं है। जो काम कर रहा है उसको भी लगता है मज़ा तो नहीं आ रहा है, लेकिन घर चलाना है तो कोई जॉब तो करना ही होगा, कोई काम तो करना ही होगा। तो पहले एक कमाता था एक खपाता था, अब दोनों कमाते हैं दोनों खपाते हैं, कुल मिला के बात तो नहीं बनी। तो यहाँ तक जिंदगी नहीं बढ़िया। तो लौट के आइए, फिर जिंदगी पे बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।